नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम आपके टैक्स से जुड़ी जो भी उलझने हैं वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के इस शो में हम फोकस करेंगे बजट पर, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही हैं। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब 23 जुलाई को जो वो बजट पेश करेंगी उस पर देश भर की नजर टिकी हुई है और हमारी भी टिकी हुई है, क्योंकि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 7वां बजट होगा। और अगर इस सरकार की बात करें तो अभी तक 2014 से अभी तक कुल 12 बजट ये सरकार पेश कर चुकी है और इस बीच 2 अंतरिम बजट भी पेश कर चुकी है। ये इसका पहले जो बजट आया था फरवरी में, आपको याद होगा, वो चुनाव से पहले था। अब ये चुनाव के बाद फाइनल बजट ये सरकार पेश करने जा रही है सरकार बनाने के बाद। आपको ध्यान होगा कि पिछले बजट में जब अंतरिम बजट वित्त मंत्री लेकर आई थी तो उसमें 4 चीजों पर उन्होंने फोकस किया था। उन्होंने कहा था कि अगर डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है तो महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को और यूथ पर फोकस देने की काफ़ी ज़रूरत है। और इसमें उन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स भी पुअर और मिडिल क्लासेस के लिए हाईलाइट भी की थी, जिससे जुड़ी घोषणा हम शायद इस बार के बजट में सुने। इस चर्चा में आज हमारे साथ सुनील जी भी मौजूद हैं, जो कि जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं और सीए हैं। और सुनील जी, हर बार की तरह बजट के दौरान आपके जो व्यूज़ हमें मिलते हैं, हम सुनील जी के बारे में आपको एक बात बता दें कि उनके जो रिकमेंडेशन है, उनके व्यूज़ जो हैं वो सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री तक भी पहुंचते हैं। तो हमें काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन और काफ़ी कुछ व्यूज़ उनसे पहले ही पता चल जाते हैं, जिससे कि हम बजट की तैयारियां ठीक तरीके से कर सकें और एक अनुमान लग जाता है कि क्या कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है इस बार के बजट में। सुनील जी हमारे साथ पोस्ट बजट भी मौजूद होंगे एनालिसिस करने के लिए, और हमारी प्री बजट प्रोग्रामिंग में भी बजट जब आ जाएगा तो उसका भी पूरा एनालिसिस आप सुनील सर के साथ देखेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इस बार के बजट में एक कहीं ना कहीं हमें आइडिया तो मिल ही चुका है अंतरिम बजट से कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में क्या कुछ अनाउंसमेंट कर सकती हैं। लेकिन अगर टैक्स 2024 के इस बजट की बात करें तो आपको क्या लग रहा है, ये बजट थोड़ा रिफॉर्म वाला होगा, ग्रोथ बढ़ाने वाला होगा, या फिर लोक लुभावन बजट आ सकता है इस बार? देखिए पूजा, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है और तीसरी पीढ़ी के सुधार, जिसे हम थर्ड जनरेशन कहते हैं, उसके सुधारों की जरूरत है। और ये क्रांतिकारी बजट होगा क्योंकि ये फाउंडेशन तैयार करेगा अगले 5 सालों की। लेकिन एक बात जो इस चुनाव में भी स्पष्ट हुई है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी तो नहीं थी, पर नाखुशी नजर आई है। और हम हर बार बजट से पहले कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है, जैसे आपने कहा कि महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम आती हैं, इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिए जाते हैं बड़े बड़े पीएलआई स्कीम के माध्यम से, या और जीएसटी के माध्यम से आप जहाँ देते हो कि आप आइए इन्वेस्ट कीजिए, आपको हम देंगे, या स्टार्टअप को आपने इन्वेस्ट दे रखा है कि टैक्स हॉलिडे दे रखा है। लेकिन जो मिडिल क्लास है इस देश का, वो अपने आप को हमेशा ठगा महसूस करता है कि हमको इस बजट में कुछ भी नहीं मिला। और विशेषकर सैलरीड एम्प्लॉइज तो अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारे साथ में कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। जो हमें एचआरए की डिडक्शन मिला करती थी, एजुकेशन लोन की डिडक्शन मिला करती थी, मेडिक्लेम की डिडक्शन मिला करती थी, वो इस सरकार ने बंद कर दी है नए रिजीम के नाम पर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में ग्रोथ पर तो फोकस होगा ही होगा, लेकिन सरकार मिडिल क्लास की नाराजगी को दूर करने के लिए, और विशेषकर मैंने कहा कि वेतनभोगी कर्मचारी, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉइज अब टैक्स चंक का बहुत बड़ा हिस्सा बनते जा रहे हैं। जो नई जनरेशन आ रही है वो एमएनसी ज्वाइन कर रही है, नौकरियां ज्वाइन कर रही है, उनके टैक्स डिडक्शंस होते हैं और उनको नए रिजीम या पुराने रिजीम में चुनने में बहुत दिक्कतें आती हैं। लगता है बड़ा आसान है कि आप कोई भी चुन लीजिए, लेकिन एक आम आदमी से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कैलकुलेटर लेके बैठे और अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी कर ले। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वित्त मंत्री जी इस पर भी ध्यान देंगी और ये बजट लोक लुभावन भी होगा, उस सेंस में कि जहां मिडिल क्लास को इस बार शायद फोकस करे वित्त मंत्री जी और उनको कुछ फायदा देने की कोशिश करे टैक्स में। हम सुनना चाहेंगे सुनील जी, और सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास ये सुनना चाहेंगे कि इस बार एटलीस्ट बजट में टैक्स से जुड़े कुछ बड़ी घोषणाएं हों। थोड़ा बहुत टेक्निकलिटी नहीं, लेकिन एक अगर कह सके सेक्शन वाइज, जैसे मान लीजिए एटीसी की बात करें, कितने समय से हम वही एक स्लैब सुनते आ रहे हैं,
उसमें कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो, कुछ बड़े अनाउंसमेंट की इस बार सैलरी क्लास वेट तो कर रहा है, तो उस पर नजर तो होगी। लेकिन एक सवाल और होगा मेरा इसमें, न्यू टैक्स रजीम को भी सरकार काफी ज्यादा पुश करना चाह रही है अब। काफी लोग अभी भी ओल्ड टैक्स रजीम को ही अपने लिए सही और बेहतर एक चुनाव की तरह देख रहे हैं, लेकिन आपका क्या कहना है कि क्या न्यू टैक्स रेजीम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या इस बार वित्त मंत्री कुछ घोषणा कर सकती हैं? देखिए, सरकार का फोकस है कि नए टैक्स रिजीम पर ही लोगों को आना चाहिए और आना पड़ेगा, शायद वो फोर्स कर रहे हैं। और इसीलिए इस रिटर्न को जब हम भर रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25 की, तो नया टैक्स रिजीम बाई डिफॉल्ट रिजीम आपके उस पर आता है स्क्रीन पर, जी और आपको जी। ओल्ड चुनना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि नए टैक्स रिजीम में अभी लोग खुश नहीं है, एक्टिव नहीं है। लोगों को लगता है कि उनके साथ में मतलब फ्यूचर प्लानिंग के साथ में कोई अन्याय हो रहा है। जैसे हाउसिंग लोन है, हर मिडिल क्लास फैमिली चाहती है कि मुझे एक हाउसिंग लोन हो। अब आपने मकान का जो लोन है वो 2 लाख रुपए की लिमिट है, और 2 लाख की लिमिट बहुत पुरानी चली आ रही है। आज जैसे मकानों की कीमत बढ़ी है, जैसे महंगाई बढ़ी है, जैसे फ्लैट की कीमत बढ़ी है, तो वो लिमिट कम से कम 4 से 5 लाख रुपए होनी चाहिए, और नए रिजीम में आपको वो छूट भी नहीं मिलती है। एजुकेशन लोन है, एजुकेशन लोन में आज पता है कि आज बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, महंगी पढ़ाई हो गई है, इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, और उसके लिए बच्चों को लोन मिल जाता है एजुकेशन लोन, और उसकी पूरी छूट मिला करती थी 80E के तहत में। लेकिन नई रिजीम में वो भी नहीं मिलती है। ऐसे जैसे मैंने बताया कि सैलरीड एम्प्लॉइज को एक शिकायत रहती है कि उनका, जिनके पास अपना फ्लैट नहीं है, उनको रेंट देना पड़ता है, और आज रेंटल कीमत बहुत ज्यादा है और मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा है। आपने वो डिडक्शन भी खत्म कर दी है। तो एक बकेट की जरूरत है, एक ऐसे जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन को नई रिजीम में भी लेके आए हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वित्त मंत्री जी सोच रही हैं कि कुछ स्कीम्स को, जैसे एनपीएस है, एनपीएस में आपने कह दिया कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं उस पर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी एटीसीसीडी में। मेडिक्लेम के साथ भी ऐसा ही है। एक तरफ तो आप 50 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस देना चाहते हैं, हेल्थ कवरेज देना चाहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के पास में जो मेडिक्लेम की छूट थी वो भी आपने बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं एक बकेट की जरूरत है नए टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव करने के लिए। कुछ जो जरूरी चीजें हैं, जैसे मेडिक्लेम जरूरी है, एजुकेशन लोन जरूरी है, हाउसिंग लोन जरूरी है, और एटीसी जहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी, फ्यूचर सेविंग्स हुआ करते थे, आपने वो भी बंद कर दिया है। तो उसका कोई इस तरह से आपको मिक्स एंड मैच बनाना पड़ेगा कि आपको दोनों बेनिफिट उसमें नजर आए। बिल्कुल, मेरा तो ये मानना, सुनील जी, फाइनेंशियल प्लानिंग की जब बात होती है तो उसका पहला कदम ही टैक्स प्लानिंग है। लोग टैक्स प्लानिंग करते करते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग एटलीस्ट रिटायरमेंट तक ही कर ही देते थे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की अगर बात करें तो। लेकिन न्यू टैक्स रजीम में वो मौका, वो चुनाव, ठीक तरीके के विकल्प मिल नहीं पा रहे हैं टैक्स पेयर को, और डिफॉल्ट ऑप्शन भी आपने बना के रखा है। तो ऐसे में उनको अभी भी ओल्ड टैक्स रजीम ही अपने लिए बेहतर विकल्प लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि इस बार का जो बजट आएगा उसमें न्यू टैक्स रजीम को और आकर्षक, सिंप्लीफिकेशन अपनी जगह है, लेकिन और आकर्षक बनाने की जरूरत हो सकती है। सुनील जी, पिछले काफी समय से जो, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सैलरी क्लास एक बड़ा अनाउंसमेंट, कुछ ठोस अनाउंसमेंट अपने लिए सुनना चाहेगी, जैसे कि एटीसी की बात की, काफी समय से वही ये पुरानी 1.5 लाख लिमिट चली आ रही है। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से एग्जेम्पशन लिमिट, डिडक्शन लिमिट वो नहीं मिल पा रहा है एक सैलरी क्लास को। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार के बजट में इस तरह की कोई राहत मिल सकती है? सैलरीड एम्प्लॉयड जो है वो इस बार के बजट से क्या कुछ उम्मीदें करें? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वित्त मंत्री जी सोच रही हैं कि महंगाई के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन को कम से कम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मुझे उम्मीद नजर आती है कि इस बजट में ऐसा हो जाएगा। दूसरा, मुझे ओके। लगता है कि जो एटीसी के मोर्चे पर जो एनपीएस की, जैसे मैंने बात की है, जो आजकल मैंडेटरी होती जा रही है नेशनल पेंशन स्कीम में, जहां एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को तो आपने 10% तक और सेंट्रल एम्प्लॉयज के केस में 14% तक एग्जेम्प्ट कर रखा है, डिडक्शन दे रखी है। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के बारे में, क्योंकि वो एक मैंडेटरी डिडक्शन है, चाहे आप पीपीएफ पीएफ में पैसा कटवा रहे हैं या एनपीएस में दे रहे हैं, तो एम्प्लॉय को जब पैसा मिलता है, वेतन भोगी कर्मचारी को जब इनहैंड सैलरी मिलती है, तो टैक्स कट कर मिलती है, पीएफ का पैसा कट कर मिलता है, और उसे लगता है कि मुझे उसका कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा। और जैसे अभी आपने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि टैक्स प्लानिंग के चक्कर में आदमी की रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जाती थी, वो कुछ पैसा बच जाता था जो बुरे वक्त में काम आता था या रिटायरमेंट के वक्त काम आता था। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद एनपीएस में या पीएफ वाले सेगमेंट में वित्त मंत्री जी कोई छूट दे सकती हैं, या नए रिजीम में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। और एक मेडिक्लेम की बहुत डिमांड है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर पे जो छूट मिलती थी, एक तो उसकी लिमिट बहुत कम है, 25,000 रुपए, उसको बढ़ाया जा सकता है। और क्यूमुलेटिव फैमिली के लिए जो 1 लाख रुपए तक की लिमिट की जा सकती है सीनियर सिटीजन के साथ में। बिल्कुल। तो मेडिक्लेम
से जुड़ी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, सीनियर सिटीजन को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, और न्यू टैक्स रेजिम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए एनपीएस में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। सबसे अच्छा अनाउंसमेंट हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर, 1 लाख तक का हो सकता है। सुनील जी, हम इसको प्रोमो की तरह भी यूज़ कर लेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। वाकई बहुत बड़ी यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको एक टैक्स पेयर की तरह दे सकेंगी। चलिए, फोकस रहेगा कि क्या कुछ अनाउंसमेंट होता है। लेकिन सुनील जी, मेडिक्लेम की आपने बात की, क्या लग रहा है आपको इस बार कुछ मेडिक्लेम में बढ़त हो सकती है, और कितनी बढ़त होनी चाहिए इस बार के बजट में? देखिए, जैसे कोविड के बाद में मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम की दर बढ़ी है, तो 25,000 रुपए की जो आपने लिमिट दे रखी है बिलो सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन को 50,000 की मेडिकल एक्सपेंडिचर की छूट जो दे रखी है वो बहुत कम है। 25,000 में 5 लाख का बीमा भी नहीं आता है एक फैमिली का, तो उसको कम से कम हाँ। 50,000 रुपए करने की जरूरत है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी 75,000 रुपए करने की जरूरत है, तभी वो एक कवरेज कर पाएगा। लेकिन फायदा जब होगा जब नए टैक्स रिजीम में भी उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, उसका फायदा दिया जाए। अगर आप खाली पुराने रिजीम में देना चाहते हैं, और देखिए पूजा, एक बात और है, सरकार बड़ी आसानी से एक बात तो कह देती है कि आपको चुनने की आजादी है, लेकिन वो वास्तव में ऐसी है नहीं। क्योंकि अगर आपकी कहीं से बिजनेस इनकम आ गई तो आपको एक बार जाने के बाद में वापस आ नहीं सकते हैं। सैलरी एम्प्लॉय के पास में ना तो इतनी समझ होती है और ना इतना टेक्निकल ज्ञान होता है कि वो इतनी कैलकुलेशन कर पाए। दोनों रिजीम को कैलकुलेट करना बड़ा आसान काम नहीं है, तो सरकार को इस प्रोसेस को थोड़ा सा आसान करना ही चाहिए। ठीक है। तो प्रोसेस को आसान करना चाहिए, और मेडिक्लेम बेनिफिट थोड़ा आप महंगाई के साथ एडजस्ट करके, क्योंकि अब आप इंश्योरेंस को भी आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेशन बढ़े, तो उसके लिए कुछ डिडक्शन, कुछ एक्सेम्पशन, यहाँ पर लिमिट को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स की। और सुनील जी, काफ़ी समय से इसमें भी कुछ बदलाव करने की मांग की जा रही थी, कैपिटल गेन टैक्स नियम में भी, क्योंकि हर एसेट क्लासेस की होल्डिंग पीरियड अलग होती है, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी समय से मांग की जा रही है कि टैक्स भी उसी हिसाब से वसूला जाए। आपका इस पर क्या मानना है, और कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में क्या कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है? देखिए पूजा, शायद सरकार 2 या 3 साल से सोच रही है, और एक ग्रुप भी बनाया था, एक कमेटी भी बनाई थी जिसने कुछ हम्म। रिकमेंडेशन दी थी, पर सरकार शायद हर बार पीछे हट जाती है उसको लागू करने से। कैपिटल गेन के नियम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको सरल करने की जरूरत है। कहीं होल्डिंग पीरियड 1 साल है लिस्टेड कंपनी के केस में, अनलिस्टेड में 2 साल है, प्रॉपर्टी में 2 साल है। फिर आपने बहुत सारे डिडक्शंस तो दिए हैं, लेकिन आपने हाथ खींच लिया है तो उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। मसलन आपने कहा कि आपको एक मकान बेच के आप एक ही मकान ले सकते हैं। अब मान लो कि हम्म। जॉइंट फैमिली है, उनको एक बड़ा पुराना मकान बेच के 2 फ्लैट लेने हैं तो बड़ी दिक्कत उनको आती है। आपने इसी तरह से कहा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रेट भी अलग होंगे, और उनका आपस में सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा। जबकि ज्यादा से ज्यादा लोग अब शिफ्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। आपने एक छूट दे रखी है 1 लाख रुपए तक लिस्टेड इक्विटी और लिस्टेड म्यूचुअल फंड पर, लेकिन डिविडेंड को लेके फिर वही लोगों को शिकायत रहती है कि डिविडेंड का टैक्स आपने 30% कर रखा है, यानी स्लैब कर रखा है। तो मुझे लगता है कि ओवरहॉलिंग की जरूरत है कैपिटल गेन के नियम में। अगर आप चाहते हैं कि कैपिटल मार्केट में लोगों का झुकाव आए, इन्वेस्टमेंट, और अब बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली, इवन सैलरीड एम्प्लॉयज मैंने देखे हैं कि जो फ्यूचर ऑप्शंस में भी इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको सरलीकरण की जरूरत है और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए उसको। तभी उसकी बात बनेगी, तभी उसकी रेलिवेंस बनी रहेगी। बिल्कुल। तो कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े नियमों को भी यहाँ पर सरल करने की ज़रूरत है। अब क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ रहे हैं, हालांकि सेबी अपना रोल काफ़ी अच्छी तरीके से निभा रहा है, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को टैक्स से जुड़े बेनिफिट भी मिले, उनका पार्टिसिपेशन और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसमें भी यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम ट्रेडिंग की बात नहीं करें, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक जो हैं, जो कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड अब उनको अट्रैक्टिव लग रहा है, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है, और हाउसिंग नियमों में भी बदलाव करने की ज़रूरत है जहाँ पर कैपिटल गेन का फ़ायदा हो रहा हो, तो यहाँ पर अपना निवेश कोई ठीक तरीके से प्लान कर सकेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की, और हम देख रहे हैं कि देश में जो स्टार्टअप का दौर भी है, ये भी काफ़ी तेज़ी से आया है। प्रधानमंत्री का तो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है इसे बढ़ावा देने के लिए।
स्वदेशीकरण, मेक इन इंडिया पर फोकस काफ़ी समय से, और इसको लेकर वोकल भी ये जो सरकार है वो काफ़ी रही है। तो क्या लग रहा है आपको सुनील जी, क्या स्टार्टअप्स को लेकर इस बार कुछ विशेष छूट उन्हें दी जा सकती है? मुझे लगता है कि स्टार्टअप में जिस तरह से ग्रोथ हुई है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, और विशेषकर जो स्किल्ड जो पीपल उसमें आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो आ रही है, तो सरकार ने कुछ स्कीम पहले भी दे रखी है। 3 साल का टैक्स हॉलीडे दे रखा है, आपको आपको इसॉप टैक्सेशन में छूट दे रखी है। लेकिन एक दो बातें करने की जरूरत है। नंबर एक, आप एक तो 10 साल के बाद में वो स्टार्टअप नहीं रहता है, और टर्नओवर की लिमिट 100 करोड़ है। आज के जमाने में 100 करोड़ को बढ़ाकर कम से कम 250 करोड़ करना चाहिए। जो एमएसएमई की आपने लिमिट कर रखी है कि एमएसएमई की लिमिट 250 करोड़ की टर्नओवर है, तो आपको स्टार्टअप को एमएसएमई के एट पार लाना चाहिए। और टैक्स हॉलीडे को भी आपको भी बढ़ाना चाहिए, उनको देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए, ताकि वो री इन्वेस्ट करें, वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके और ज्यादा टेक्नोलॉजी पे रिसर्च हो सके। तो मुझे लगता है कि इस बजट में सरकार टर्नओवर के लिमिट को बढ़ाएगी और टैक्स हॉलीडे को भी बढ़ा देगी। और एमएसएमईज के लिए क्या कुछ घोषणाएं हो सकती है सुनील जी, क्योंकि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा जनरेट करती हैं, तो इनके लिए क्या कुछ विशेष छूट इस बार आ सकती है, कुछ घोषणाएं हो सकती हैं एमएसएमईज के लिए? देखिए पूजा, देश में बड़ी बहस चल रही है एमएसएमई को लेकर, और ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं, ऐसे सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो 45 दिन की पेमेंट का नियम सरकार लेकर आई थी, लाई तो इसलिए थी कि उसको एमएसएमई को बेनिफिट हो जाएगा, 45 डेज में सब पेमेंट दे देंगे। पर थोड़ा उसका नेगेटिव इफेक्ट मार्केट में सुनने में आया कि लोगों ने कहा कि अगर आप एमएसएमई, हम आपसे सामान ही लेंगे, क्योंकि 45 दिन का वर्किंग कैपिटल साइकिल अभी पॉसिबल नहीं है। तो सरकार उस नियम में थोड़ा सा ढील देने की सोच रही है, या तो उसको डेफर कर देंगे साल 2 साल के लिए, या उसका टाइम 45 दिन से बढ़ाकर 75 डेज या 90 डेज कर देंगे। एक बात तो ये। और दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं कि एमएसएमई सेक्टर इस देश की अर्थव्यवस्था की जान है। ऑलमोस्ट 40% एक्सपोर्ट्स और 10 करोड़ ज्यादा नौकरियां एमएसएमई देता है। उनको टैक्स में भी कोई ना कोई बेनिफिट देना चाहिए, जैसे आपने स्टार्टअप को दे रखा है। चाहे एक अलग सेगमेंट बना दीजिए कि जो नए एमएसएमई आएंगे उनको हम 3 साल का टैक्स हॉलीडे देंगे। देखिए, टैक्स हॉलीडे देने से कभी भी नुकसान सरकार को नहीं होता है, उससे टैक्स प्लानिंग भी होती है, और साथ साथ लोग इंसेंटिव महसूस करते हैं और वहां इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आगे आते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, और देखिए पिछले चुनाव में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार के पास दो ही उपाय हैं। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दे दीजिए और स्टार्टअप को बढ़ावा दे दीजिए, तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। और बिल्कुल, जब भी और कोई ऐसा कुछ विपत्ति वाला दौर आता है, जैसे कि अभी हाल ही में जब पेंडेमिक भी आया, हमने देखा कि सबसे पहला सेक्टर जो प्रभावित होता है वो एमएसएमई ही होता है। लेकिन देश को आगे बढ़ावा देने के लिए भी अगर आपको किसी सेक्टर के लिए कुछ करने की ज़रूरत है तो वो एमएसएमई ही है, क्योंकि यहाँ से आपको रोजगार भी मिलेगा। तो बिल्कुल स्टार्टअप और एमएसएमईज के लिए इस बार कुछ घोषणाएं हो सकती हैं वित्त मंत्री जी की तरफ से। इसके अलावा सुनील जी, और क्या कुछ स्कीम अगर सेविंग स्कीम की बात करें तो और क्या कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं क्या महिलाओं के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए, वो इस बार के बजट में कुछ एक्सपेक्ट करें? देखिए पूजा, महिलाओं को वित्त मंत्री से एक शिकायत रहती है कि महिला वित्त मंत्री होने के बाद भी उनका दर्द शायद नहीं समझ पाती हैं पूरा। एक तो महंगाई को लेके वो हमेशा शिकायत करती हैं, दूसरा मैंने बताया था कि पिछली बार भी हमने बजट पे देखा था, हमने कहा था कि ये घोषणा होगी, और एक नारी सम्मान योजना के नाम से वित्त मंत्री जी लेके आई, लेकिन उसमें लिमिट बहुत कम है। 2 लाख और 2 लाख से 2 लाख 2 साल की पीरियड है, और 2 लाख की केवल लिमिट है जमा करवाने की, और 7.5% का ब्याज है। तो मेरा मानना यह है सरकार को, जैसे आपने कैपिटल मार्केट में देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट में आपने कह दिया कि 1 लाख रुपए तक पे हम कोई टैक्स आपसे नहीं लेंगे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 10% आपसे हम कैपिटल गेन लेंगे। लेकिन आप देखिए, एक आम महिला या एक सीनियर सिटीजन वो रिस्क टेकिंग नहीं होता है, वो कैपिटल मार्केट में पैसा नहीं लगाता है, क्योंकि लॉस भी हो सकता है। तो मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा, मुझे लगता है कि शायद सरकार इस पर विचार भी कर रही है कि महिलाओं और सीनियर सिटीजन के लिए जो एक सेविंग स्कीम्स है, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उस पर आपने 30 लाख की तो कह दिया कि 30 लाख जमा करवा दीजिए, हम ब्याज भी अच्छा देंगे, लेकिन टैक्सेबल कर दिया। ऐसे महिलाओं को जो नारी सम्मान योजना आप लेके आए, उसको भी आपने टैक्सेबल कर दिया ब्याज को। तो मुझे लगता है कि जो 1 लाख का फायदा आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को दे रखा है शेयर मार्केट के लिए, वही फायदा आपको महिलाओं को और सीनियर सिटीजन को कम से कम, जो क्योंकि उनकी मेन इनकम का जो सोर्स होता है वो ब्याज की इनकम होती है, सेविंग्स से आए, एफडीआर से आए, या सरकारी स्कीम से आए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार शायद एटीटीटीबी जो नए रिजीम में, पुराने रिजीम में था, उस एटीटीटीबी को रीशफल करेगी, और विशेष स्कीम में जो ब्याज मिलता है
उसमें शायद छूट देने की कोशिश करे, और ऐसा हमारे सूत्र भी बताते हैं कि शायद ओके। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। चलिए, ये अच्छा सुझाव दिया आपने सुनील जी, महिलाएं और सीनियर सिटीजन के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घोषणाएं हो तो उन्हें यहाँ पर काफ़ी फायदा होगा। एक आखिरी सवाल, हर एक तबके के बारे में हमने बात की, हमने इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी देखा, निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, सैलरीड और महिलाओं के लिए भी बात की, लेकिन एक माइनर 18 साल से कम जिसकी उम्र है, जो पढ़ रहे हैं या जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए इस बार के बजट से? बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि बच्चे इस देश का भविष्य है, पूजा, और उनका भविष्य का रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य बनता है, और सरकार का तो विशेष रूप से कर्तव्य बनता है। अभी क्या होता है कि माइनर की सारी इनकम को क्लब कर दिया जाता है पेरेंट के हाथ में, वो बड़ी टेक्निकल बात हो जाती है। तो जैसे आपने सुकन्या समृद्धि योजना लेके आए, अच्छी योजना है, हाँ। बेटियों के लिए अच्छी योजना है, कि जहां पर बेटियां जब मेजर होती है तो आप उसमें से ब्याज जो मिलता है वो कॉर्पस बन जाता है। तो मैं कहता हूँ उस स्कीम का दायरा बढ़ा दीजिए, वो बेटा हो या बेटी, सबके लिए वो सुकन्या समृद्धि योजना का हो, वो एक बचपन के नाम से योजना ला सकते हैं, ताकि जब बच्चा 21-18 साल का हो और जब वो कॉलेज में जा रहा है या किसी हायर स्टडी में जा रहा है, तो उसको कॉर्पस मिले। और एक सरकार को काम करना पड़ेगा कि उसका जो ब्याज होगा उसको या तो टैक्सेबल ना करे या क्यूमुलेटिव कर दे, कि 18 साल के बाद उस पर टैक्स लगे, ताकि लोग इसमें इंसेंटिव महसूस करें और अपने बच्चों के लिए कॉर्पस क्रिएट करें। बिल्कुल। सुनील जी, बहुत ही बढ़िया-बढ़िया सुझाव आपने दिए हैं, और जो आपके सूत्रों को से आपके सोर्सेस के थ्रू भी जो पता चला, वो भी हमने वो बात सुनी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घोषणाएँ हों और इस बार का जो बजट है वो सब चीज़ का बैलेंस्ड हो। इसी उम्मीद के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को हमने इस शो के ज़रिए कुछ मैसेज देने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक विश लिस्ट होती है सैलरीड क्लास एम्प्लॉय की, वो इस बजट में पूरी हो सके। इसी नोट के साथ सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए टीना स्वदेश के साथ। नमस्कार।